नमस्कार। आज हम नर्निया की जादुई दुनिया में एक बार फिर से जा रहे हैं और इस बार हम बात करेंगे चांदी की कुर्सी की। ये कहानी है नर्निया के खोए हुए राजकुमार की तलाश की। हाँ बिल्कुल। ये नार्निया सीरीज की एक थोड़ी अलग सी कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है इंग्लैंड के एक स्कूल से। एक्सपेरिमेंट हाउस, नाम ही अजीब है। हाँ, और माहौल भी कुछ वैसा ही था। वहां हमें मिलते हैं दो बच्चे, यूस्टिस स्क्रब, याद है वो ड्रैगन बन गया था पिछली कहानी में, हाँ हाँ, वो यूस्टिस। अब वो नार्निया से लौट आया है, पर स्कूल में उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। और दूसरी है जिल पोल। वो थोड़ी अकेली सी है और स्कूल के बदमाश बच्चों से, बुलीस से बहुत परेशान रहती है। दोनों ही उस एक्सपेरिमेंट हाउस के माहौल से बहुत तंग आ चुके हैं। और बस इसी निराशा के आलम में एक दरवाजे से भागते हुए वो अचानक खुद को नर्निया में पाते हैं। कमाल है ना ऐसा? बिल्कुल। ये सीएस लुइस का तरीका है दिखाने का कि कैसे मुश्किल हालात भी किसी नई जादुई दुनिया का दरवाजा खोल सकते हैं। तो सवाल ये है कि नार्निया पहुंचकर उन्हें क्या काम मिलता है, और ये जो कहा गया है कहानी में कि सबसे बड़ी जंग बाहर नहीं हमारे अंदर होती है, इसका क्या मतलब है? चलिए इसी सफर को समझते हैं। जरूर। ये नार्निया की बाकी कहानियों से थोड़ी अलग है। इसमें बड़े युद्ध नहीं, बल्कि एक ज्यादा व्यक्तिगत खोज है, एक मिशन। और ये दिखाती है कि कैसे आम बच्चे जो थोड़े डरे हुए भी हैं, वो भी बड़ी हिम्मत दिखा सकते हैं। बिल्कुल। तो नार्निया पहुंचते ही जिल की मुलाकात होती है महान शेर असलान से। क्या सीन रहा होगा वो? हाँ, जबरदस्त। और असलान उसे सीधे एक बहुत बड़ा काम सौंपता है, नार्निया के खोए हुए राजकुमार प्रिंस रिलियन को ढूंढना। और इसके लिए असलान उसे 4 खास संकेत देता है जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। हाँ, ये 4 साइन पोस्ट हैं। पहला क्या था? यूस्टिस से मिलना, जो उसका पुराना दोस्त है, जैसे ही वो नार्निया पहुंचे। हाँ। दूसरा, उन्हें उत्तर की तरफ जाना है, जहां प्राचीन दैत्यों के शहर के खंडर हैं। तीसरा, उन खंडहरों में लिखी किसी इबारत, किसी मैसेज पर ध्यान देना है और वैसा ही करना है। और चौथा, ये सबसे रहस्यमयी है कि तुम्हें वो खोया राजकुमार तब मिलेगा जब कोई असलान के नाम की दुहाई देगा, असलान का नाम लेगा। और जब ऐसा हो तो उस बंदे की मदद करनी है, चाहे वो कितना भी अजीब क्यों न लगे। सुनने में तो सीधे लगते हैं ये संकेत। हाँ, पर यही तो कहानी का ट्विस्ट है। ये सिर्फ निर्देश नहीं है, ये असल में ध्यान देने, याद रखने और सबसे बढ़कर विश्वास करने की परीक्षा है। और वो पहले संकेत में ही थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं ना? हाँ बिल्कुल। उन्हें लगता है कि उन्हें सीधे राजा कैस्पियन से मिलना है, जो अब काफी बूढ़े हो चुके हैं। लेकिन जब वो कायरपरावेल यानी नर्निया के महल पहुंचते हैं तो पता चलता है राजा तो लंबी समुद्री यात्रा पर निकल गए हैं। एग्जैक्टली। तो पहला संकेत एक तरह से हाथ से निकल गया, या कह लें समझने में चूक हो गई। यहीं से मिशन की मुश्किल शुरू हो जाती है। सही कहा। अच्छा, तो इस मुश्किल सफर पर वो अकेले तो नहीं जाते होंगे? नहीं, उन्हें एक साथी मिलता है, और वो नार्निया के सबसे यादगार किरदारों में से एक है, पडलगम। पडलगम, हाँ। वो एक मार्शविगल है। ये मार्शविगल क्या होते हैं? ये नार्निया के दलदली इलाकों में रहने वाले अजीब से प्राणी हैं। लंबे, पतले, मेंढक जैसे पैर और चेहरा हमेशा उदास। और पडलगम तो निराशावाद का प्रतीक है। हमेशा बुरी बातें सोचता है। मौसम अच्छा हो तो कहता है लगता है बारिश होने वाली है। हाँ हाँ हाँ, उसकी बातें सुनकर हंसी भी आती है। वो हर चीज में नुक्स निकालता है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। बिल्कुल। इस निराशावादी बर्ताव के पीछे वो बहुत वफादार, बहादुर और समझदार भी है। उसका निराशावाद असल में एक तरह की सावधानी है। हाँ, ये बात तो है। उसका किरदार दिखाता है कि बाहरी रूप या बातें हमेशा सच नहीं बताती। सही कहा। पडलगम का होना कहानी के लिए बहुत जरूरी है। उसकी वफादारी और हिम्मत खासकर मुश्किल वक्त में कमाल की है। और ये यात्रा आसान नहीं है। वो तीनों उत्तर की ओर बढ़ते हैं। बर्फीली हवाएं, ऊंचे काले पहाड़, डरावने जंगल। हाँ, ये नार्निया का वो हिस्सा है जो ज्यादा जंगली है, अनजाना सा। माहौल काफी चुनौतीपूर्ण और खतरनाक है। ये सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक हिम्मत की भी परीक्षा है। और इसी मुश्किल रास्ते पर उनकी मुलाकात होती है एक औरत से, हरी पोशाक पहने हुए। हाँ, लेडी ऑफ द ग्रीन कर्टल। बहुत खूबसूरत, बहुत मीठा बोलने वाली। लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब है, आंखों में ठंडक सी। कहानीकार हमें इशारा देता है कि सब ठीक नहीं है। बिल्कुल। वो बच्चों से बड़ी हमदर्दी जताती है, उनकी थकान देखती है और उन्हें एक आसान रास्ता सुझाती है। वो कहती है कि उत्तर में दैत्यों का एक महल है, हारफैंग। वहां जाओ, आराम मिलेगा, खाना मिलेगा। और थके हुए बच्चों के लिए ये प्रस्ताव बहुत आकर्षक लगता है। यही धोखा है। हाँ, खतरा अक्सर ऐसे ही लुभावने रूप में आता है। उसकी बातें अच्छी लगती हैं, तर्क सही लगता है,
पर वो अंदर की चेतावनी जिसे बच्चे नजरअंदाज कर देते हैं। और नतीजा हारफैंग पहुंचकर क्या होता है? पता चलता है कि वो दैत्यों का अड्डा है और वो दैत्य वो इंसानों को खाते हैं। डरावना अनुभव रहा होगा। अच्छा, भागते भी क्या होता है? भागते भागते वो एक बर्फीले तूफान में फंस जाते हैं और फिसलकर जमीन के नीचे एक गहरी अंधेरी दुनिया में गिर जाते हैं। अंडरलैंड, जमीन के नीचे की दुनिया। हाँ, ये जगह पूरी तरह अंधेरे में डूबी है। अजीब सी टिमटिमाती रोशनी, गहरी गुफाएं, रहस्यमयी आवाजें। माहौल बहुत ही डरावना और रहस्यमयी है। और इस अजीब जगह पर उनकी मुलाकात किससे होती है? उसी हरी पोशाक वाली महिला से दोबारा। लेकिन इस बार वो अलग लगती है। हाँ, इस बार उसकी बनावटी मिठास कम है और अधिकार ज्यादा। उसका असली खतरनाक रूप अब धीरे धीरे सामने आने लगता है। वो उन्हें एक महल में ले जाती है जहां वो राजकुमार है। हाँ, एक राजकुमार, दिखने में सुंदर शाही अंदाज, पर उसका बर्ताव बहुत अजीब है। कैसा अजीब? दिन में वो शांत रहता है, खोया खोया सा, जैसे किसी नशे या जादू के असर में हो। लेकिन हर रात उसे उस चांदी की कुर्सी से बांध दिया जाता है। कहानी का टाइटल यहीं से है। बिल्कुल। और जैसे ही उसे कुर्सी से बांधते हैं, वो पूरी तरह बदल जाता है। चीखता है, चिल्लाता है, गुस्से और दर्द में तड़फता है, जैसे कोई भयानक सपना देख रहा हो। ये चांदी की कुर्सी, ये सिर्फ एक कुर्सी तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी का सबसे शक्तिशाली प्रतीक है। ये सिर्फ लोहे या चांदी का बंधन नहीं है, ये एक मानसिक गुलामी का एक शक्तिशाली जादू का प्रतीक है। मानसिक गुलामी मतलब ये दिखाती है कि कैसे किसी की इच्छा शक्ति, उसकी यादें, उसकी असली पहचान को दबाया जा सकता है। उसे अपने ही मन का कैदी बनाया जा सकता है। राजकुमार दिन में आजाद घूमता है, पर असल में वो 24 घंटे उस जादूगरनी के वश में है। कुर्सी बस उस कंट्रोल को मजबूत करती है। तो उसकी असली कैद तो उसके दिमाग में थी। हाँ, बिल्कुल। जादूगरनी ने उसे मानसिक रूप से गुलाम बनाया था। उसकी पहचान, उसकी नरनिया की यादें सब धुंधली कर दी गई थी। यही तो सबसे डरावना पहलू है, मन पर कब्जा। केत। हाँ, एक रात जब राजकुमार कुर्सी पर बंधा तड़प रहा होता है, वो चीखते हुए कहता है, मुझे आजाद करो शैतानो, मैं असलान के नाम पर तुम्हें हुक्म देता हूँ। असलान का नाम, और तीनों को फौरन चौथा संकेत याद आ जाता है कि जब कोई असलान के नाम की दुहाई देगा, वही खोया राजकुमार होगा। बिल्कुल, पर यह पल बहुत मुश्किल है। राजकुमार पागल लग रहा है, हरी महिला शक्तिशाली है, उसे आजाद करना मतलब सीधा खतरा मोल लेना। लेकिन उन्हें संकेतों पर भरोसा करना था। हाँ, पडग्लम की हिम्मत, बच्चों का निश्चय, वो खतरा उठाते हैं और कुर्सी तोड़ देते हैं। ये विश्वास का क्षण है। यही डर और शक के बावजूद उन्होंने हालात पर नहीं, असलान के वचन पर भरोसा किया। और जैसे ही कुर्सी टूटती है, जादू टूट जाता है। हाँ, राजकुमार के ऊपर से वो धुंध हट जाती है, वो होश में आता है और पता चलता है कि वो नर्निया का खोया प्रिंस रिलियन ही है, जिसे उस हरी जादूगरनी ने सालों से कैद कर रखा था। बिल्कुल, कुर्सी का टूटना सिर्फ बंधन का टूटना नहीं, सच्चाई की वापसी है। और जैसे ही रिलियन आजाद होता है, जादूगरनी का असली रूप सामने आता है। हाँ, वो अपना खूबसूरत भेष छोड़कर एक विशाल, भयानक, जहरीले हरे सांप में बदल जाती है। अब कोई धोखा नहीं, सिर्फ नफरत और बुराई। फिर तो लड़ाई हुई होगी। जबरदस्त लड़ाई। उन अंधेरी गुफाओं में सांप अपना जहर उगलता है, हमला करता है। और पडलग्लम, वो तो हमेशा डरता रहता था। लेकिन यहाँ वो कमाल की बहादुरी दिखाता है। सांप के जहर से उसका पैर बुरी तरह जल जाता है, पर वो हिम्मत नहीं हारता, रिलियन की रक्षा करता है। और प्रिंस रिलियन? वो अब नार्निया का योद्धा है, अपनी पूरी ताकत से तलवार चलाता है और आखिरकार उस सांप को यानी जादूगरनी को मार देता है। बुराई पर अच्छाई की जीत। हाँ, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जादूगरनी की मौत से सिर्फ रिलियन ही नहीं, अंडरलैंड के बाकी कैदी जैसे वो ग्नोम्स, वो भी आजाद हो जाते हैं। पर पडलग्लम बुरी तरह घायल है, जीत आसान नहीं होती। फिर वो नार्निया वापस आके हैं, रिलियन, जिल, यूस्टेस और घायल पडलम। हाँ, किसी तरह उस अंधेरी दुनिया से निकलकर ऊपर आते हैं। लेकिन नार्निया में खुशी के साथ एक दुखद खबर भी है। राजा कैस्पियन? हाँ, रिलियन के पिता। हाँ, वो अपनी यात्रा से लौट आए थे, पर बहुत बूढ़े और कमजोर हो चुके थे। अपने बेटे को वापस पाकर उन्हें बहुत खुशी हुई, लेकिन कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। ओह, तो रिलियन अपने पिता से मिल तो पाया, पर ज्यादा समय के लिए नहीं। हाँ, पिता की मृत्यु के बाद रिलियन नार्निया का नया राजा बनता है। और बच्चों का क्या होता है, जिल और यूस्टेस? कहानी के अंत में असलान फिर से आता है। वो बच्चों की हिम्मत और उनके विश्वास की तारीफ करता है और उन्हें वापस इंग्लैंड भेज देता है, उसी एक्सपेरिमेंट हाउस के पास। लेकिन अब वो पहले जैसे बच्चे नहीं रहे होंगे। बिल्कुल नहीं, ये पूरा सफर उन्हें बदल देता है।
वो अब ज्यादा बहादुर, ज्यादा समझदार हैं। उन्होंने पडलम की दोस्ती देखी, संकेतों पर भरोसा करना सीखा, धोखे को पहचाना। उन्होंने सीखा कि असली हिम्मत डर न होने में नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही काम करने में है। खासकर तब जब अंधेरा घना हो। यह अनुभव उन्हें अंदर से मजबूत बना देता है। तो हमने देखा कि कैसे असलान के संकेत गाइड भी थे और परीक्षा भी, कैसे पडलग्लम जैसा साथी कितना अहम था, कैसे धोखे को पहचानना पड़ा, और कैसे चांदी की कुर्सी सिर्फ एक चीज नहीं, मानसिक कैद का प्रतीक थी। बिल्कुल, और उस कुर्सी का टूटना बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह की कैद से आज़ादी दिखाता है। कहानी का संदेश साफ है, जब भरोसा मजबूत हो, चाहे वो असलान पर हो या किसी सही सिद्धांत पर या अपनी अंदरूनी आवाज पर, तो कोई जादू, कोई डर हमें हमेशा के लिए बांध नहीं सकता। मन की कैद सबसे खतरनाक होती है। हाँ, पर उसे तोड़ा जा सकता है। जैसा कहा गया है, कैद सबसे खतरनाक तब होती है जब वो हमारे मन में हो। ये बात सोचने वाली है। क्या हमारी अपनी जिंदगियों में भी ऐसी अनदेखी चांदी की कुर्सियां होती हैं? हो सकती हैं। शायद कोई पुरानी आदतें, कोई डर, कोई नेगेटिव सोच या समाज की बनाई मान्यताएं जो हमें रोकती हैं, जो हमें अपनी असली क्षमता तक पहुंचने नहीं देती। ये एक अच्छा सवाल है। और अगर ऐसा है, तो उन अदृश्य बंधनों को तोड़ने के लिए हमें किन संकेतों को पहचानने की जरूरत होगी? और वो हिम्मत कहाँ से आएगी जो जिल, यूस्टिस और पडलग्लम ने दिखाई? ये सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए है।